गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो देखते हैं कुछ जूम ऐसा कुछ हो रहा था नॉट रिस्पॉन्डिंग, जिसके चलते ये इशू आ रहा था ये। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। दिन भर ऐसा प्रॉब्लम होता है बस शाम को? बस ये ओपन होने के टाइम ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लेक्चर में तो सही रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है कि वो कभी भी जूम नॉट रिस्पॉन्ड जब भी ओपन होता है कभी कभी। ऐसा कुछ का टाइमिंग फिक्स नहीं है, वैसे जनरली होता ही नहीं है। बट फिर भी कभी कभी ये इसका जूम का ही कुछ इशू रहता है वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण ऐसा नहीं होता है। वो तो फिर बीच बीच में ब्रेक होता है, वो नेटवर्क का इशू रहता है। तो ठीक है, हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेट में क्या दिक्कत है? एक मिनट। तो ठीक है, देखते हैं वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको देख लेते हैं हम लोग। नो- तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली स्टार्ट करना था आज के लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पार्ट कर लिया था उसमें पीरियोडिक टेबल में। और जो बेसिक पार्ट था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास के लास्ट में पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप। और उसके पहले एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर। सर आ गया हो बच्चा। यस सर। बाकी लेक्चर में भी ऐसा होता है क्या? सर कैसे पता सर चला? यस सर। यस सर। सर आज तो यही चल रहा है। सर कैसे पता चला? बहुत सारी लाइन खींच दी ना उसने। एक एक चेतन जी तो नाम अब है। तो वो लाइन खींच नहीं पाएगा बाकी वो। तो ठीक है, बाकी देखते हैं उसमें। तो ठीक है, मैसेज अगर करता है तो सिर्फ मुझे आता है, देखता हूँ मुझे, बाकी मैसेज में ऐसा हमारे कुछ नाम नहीं। से आता सर हमारे नाम पे आता है वो। हाँ सर हमारे वो नाम दूसरे पर। का नाम यूज करके कोई भी मैसेज कर देता है। यस सर। तो चलो ठीक है, वो बाकी मैसेज अगर आए, अगर वो कुछ भी करता है मैसेज तो फिर मुझे आएगा। और किन्हीं को मैसेज नहीं जाएगा, तो देखते हैं क्या मैसेज करता है वो, जो भी है वो। क्योंकि वो जो पब्लिकली मैसेज नहीं, वो मैसेज जो भी करेगा तो मेरे पास आएगा। देखते हैं उसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं अगर ऐसा कोई ऐड हो रहा है। लेकिन तुम लोग भी ध्यान दोगे इसमें कि कहीं ना कहीं जो लिंक शेयर हो रहा है तो लोग कहीं और दूसरे लोगों के पास ना जाए। यहाँ पे है जो भी ग्रुप में लिंक शेयर किया जाता है तो किसी और के पास नहीं जाए, अपने फ्रेंड सर्कल में। ये थोड़ा ध्यान तुम लोग भी रखो। बाकी मैं देखता हूँ इसका कुछ, बाकी सब बैचेज में हो रहा है इस तरह का, उसका कुछ सोल्यूशन तो फिर होगा। देखते हैं उसका क्या सर रहेगा। आपने चार्ट डिसेबल किया क्या? नहीं। यस सर दिख सर रहा है। आपका 40 है बढ़ा रहा है। एक मिनट। तो ठीक है, कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकंड पॉइंट रह गया था हाँ बताओ इसमें। सर। डायगोनल रिलेशनशिप में सेकंड पॉइंट रह गया था लिखना। तो स्क्रीन पे डायगोनल लिख दिया रिलेशनशिप मैं। में सेकंड पॉइंट रह गया था लिखना, पूरा नहीं लिख पाए थे हम लोग। जो जितना भी था डायगोनल रिलेशनशिप में पॉइंट, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 3 पॉइंट था तो सब लोग लिख चुके हो गए, या नहीं लिखे तो यस मैंने सर। अपलोड अपलोड कर दिया रिकॉर्डिंग। दो पॉइंट नहीं लिखे। सब लोग नहीं लिखे? लिखा है। लिखा है सर। लिखे हो तो लिखो। तो यार मैंने बताया था, जो लोग नहीं भी लिखे तो उसके लिए अब रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, उसमें फिर दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग लिख चुके हैं उसमें। एक बार देखो वहां से रिकॉर्डिंग फिर। यस सर। तो ठीक है, तो वहां एक बार देख लो वहां पे रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसीलिए होता है फिर यहाँ पे कि अगर कुछ दिक्कत हो तो 1-2 मिनट का वहां पे जा करके देखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही देखोगे ध्यान से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई सारे जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को उसको अफेक्ट करता ही है। बस अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं इसमें। ये पहला ही टॉपिक यहीं से देख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या है, इसमें जेड इफेक्टिव से इंडिकेट करते हैं इसको। ये क्या रहता है, जेड इफेक्टिव, या इसी को हम लोग लिखते हैं जेड स्टार। अब जेड लिखने का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, तो जेड जनरली किसको इंडिकेट किया जाता है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने से पहले ये समझना हो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है, सिंपल सा जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज है, और न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन के कारण रहता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही तो उसका एटॉमिक नंबर भी रहता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, और प्रोटॉन जो किसी एटम में होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहता है वहां पे। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट मीन्स वो एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स जेड। बट यहाँ पे एक टर्म आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव। देखने की क्या रहता है यहाँ पे, क्लियर ये पॉइंट कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन है और वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, दैट मीन्स जेड। तो जेड क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसको हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करें, जेड इफेक्टिव, या फिर जेड स्टार से इंडिकेट किया जाता है। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना कि तुम्हारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इसके बीच में कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो F1 आ रहा है। नेक्स्ट ये न्यूक्लियस है और इसमें भी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ इनर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है यहाँ पे। लाइक कुछ भी एज्यूम कर लो कि 6 इनर इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे, अलग अलग ऑर्बिट में होगा, जो भी रहेगा हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि 6 इनर इलेक्ट्रॉन हो। तो जब 6 इनर इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या, F2। और एक और केस ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, डिनोट कर रहे हैं। देखते हैं अभी, 1 मिनट वेट कर लो, यहाँ पे समझते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और यहाँ पे इसके बीच में जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है वो F3 है। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग मान लें जो न्यूक्लियर चार्ज है, अगर हम लोग सोडियम मेटल की बात करें, सोडियम के लिए अगर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पे सेम चार्ज आ रहा हो न्यूक्लियस में, मान लेते हैं कि इसमें क्या हो, 11 प्रोटॉन हो, इस टाइप से प्रोटॉन नंबर सब में सेम हो। मैं कुछ भी एज्यूम कर ले रहा हूँ एक। यहाँ पे तुम्हें सोच के बताना है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है जिसमें कि 11 प्रोटॉन है सब में, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो F1 है, क्योंकि इसमें कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अट्रैक्शन से रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे F2 आ रहा है क्योंकि 6 इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे है, और ये 10 इनर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में, और ये F3। तो तुम्हें बताना है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ऑर्डर होगा F1, F2, F3 में क्या होगा। F1 is greater than F2 is greater than F3. F1 is greater than F2 is greater than F3. F1 greater than F2 and greater than F3, क्लियर है सबको। रीजन क्या है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन सब में सेम है, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन बोलने का मीनिंग क्या आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज सब में सेम आ रहा है, 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन था F1 के केस में कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है जो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
इसमें रिपेल करने वाला कोई आवाज कट रही है थोड़ी तो। सर आवाज कट रही है। एक मिनट। तो ठीक है, वॉइस आएगा अभी प्रॉपर। यहाँ पे सोचने का तरीका था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, दैट मीन्स अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होगा। और यहाँ भी क्या हो रहा है, 10 इनर इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके बीच हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच की। तो यहाँ पे सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इनर इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से रोकेगा। तो यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस से तो देख सकते हैं ना। डिस्टेंस से भी देख सकते हो यहाँ पे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो डिपेंड करता है मेनली। वहां पे डिस्टेंस अगर यहाँ पे सेम आ रहा हो, ऐसा कुछ मतलब हाइपोथेटिकल क्रिएट किया जाए, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो मेनली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब एक पीरियड में जाओगे, डिस्टेंस हम लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी एक पीरियड में जाओगे, देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो वहां पे सेल नंबर सेम रहता है, और सेल नंबर सेम है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, दैट मीन्स वहां पे हम लोग देख सकते हैं। बट किसी पीरियड में जाएंगे तो उसमें सेल नंबर वेरी नहीं करता, सेम सेल नंबर आता है वहां पे, तो उस केस में फिर मुझे मेनली फैक्टर चेक करता है वहां पे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा F1, F2, F3। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख भी लोगे इस पॉइंट को, बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, सिंपल सा कहीं भी आ रहा है वहां पे वो। तो outermost electron experiences two types of force. Outermost electron experiences two types of force. फर्स्ट है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स विथ न्यूक्लियस, attractive force with nucleus, and repulsive force with inner electron. Repulsive force with inner electron. ये जो पॉइंट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन हो रहा होगा, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होगा वहां पे, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन लग रहा होगा वहां पे। F1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट सिर्फ सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा F1। अब समझना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जिसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, उसी का हम लोग बोलेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उस केस में सबसे ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 ज्यादा, बोलने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा F1 के केस में होगा, दैट मीन्स फर्स्ट केस में होगा यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहेगा। तो जितना ज्यादा कोई भी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस के साथ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखते हैं इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट सिंपल सा लॉजिक ये याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है उसी को क्या बोल पा रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मैक्सिमम रहेगा। इसको डिफाइन भी करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, पहले यहाँ तक नोट कर लो। सिंपली बस ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये F1, F2, F3 कैसे आ रहा है, इसी के बेसिस पे आगे भी हम लोग समझ पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, फिर इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे डन सर। तो ठीक है, हम लोग डिफिनेशन की बात करें यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर DEF क्यों लिखा है? DEF और N, F के ऊपर N है ये क्या होता है? डिफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म स्टाइल होता है। जेड इफेक्टिव की डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। सर 1 मिनट पिछले स्लाइड दिखाएंगे प्लीज। बिल्कुल, अगर नोट नहीं कर पाते तो उसी टाइम बताओगे सर वेट। ऐसा नहीं कि कुछ लोग अगर नोट कर ले, मैं आगे बढ़ भी गया तो वहाँ पे रोकोगे सर वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि फिर बाद में अलग से जब क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पर। डन सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस बाई force of attraction experiences by individual electron in any stationary orbit to the nucleus is called force of attraction experiences by individual electron in any stationary orbit to the nucleus is called effective nuclear charge. सर N को और लिख दिया आपने। Okay, is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge. तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के साथ, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका एक फार्मूला भी होता है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या यहाँ पे है? एटॉमिक नंबर। जेड इफेक्टिव पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जेड क्या आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो सिग्मा आ रहा है इसको बोला जाता है शील्डिंग कांस्टेंट। समझते हैं इसको क्या रहता है? शील्डिंग कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब सर? देखते हैं अभी, हम लोग बस लिख रहे हैं, अभी समझते हैं इसका मीनिंग। शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इसी को साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे भी बोलते हैं यहाँ पे स्लेटर्स कांस्टेंट। और इवन इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। तो किसी भी एटम के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल पाएंगे। आगे हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे इसका, तो देखेंगे। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो अगर जेड इफेक्टिव निकालना हो तो जेड तो पता ही होता है किसी भी एटम के लिए कि क्या है। अगर सिग्मा का कैलकुलेशन किसी तरह हम लोग कर पाए तो फिर हमारे जेड इफेक्टिव मिल जाता है उस एटम के लिए। तो 6 या सिग्मा है? ये सिग्मा है, नॉट 6। हम लोग क्या रीड करते हैं? सिग्मा। ये तुम्हारा सिग्मा है। 6। चलो समझते हैं यहाँ पे। इस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा का, और सिग्मा होता है क्या उसको भी समझते हैं यहाँ पे। बट अभी याद रखने की ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कांस्टेंट का कर पाएंगे। क्या रहता है? शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीन कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट, जो कि एटम बाय एटम वेरी करता है। किसी एटम के लिए वो फिक्स रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट नेम देते हैं हम लोग। बट वो एटम टू एटम वेरी करेगा वो सिग्मा का वैल्यू। तो देखते हैं अभी हम लोग। एक पॉइंट और है यहाँ पे है,
मैंने क्या बताया यहाँ पे है, वो किसी एक एटम के लिए फिक्स होता है, एटम बाय एटम वेरी करेगा वो, बट एक एटम के लिए फिक्स रहता है जो कि हम लोग तो कांस्टेंट बोल पाते हैं यहाँ पे। सर हमने पीछे वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ा था, उससे रिलेट तो नहीं? नहीं नहीं, उससे बिल्कुल भी इसका कोई रिलेशन है, बस एक सिंबल दे दिया गया सिग्मा, उसका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ठीक है, एक पॉइंट और भी है इसमें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज effective nuclear charge is not same for all the electrons present in an atom. Effective nuclear charge is not same for all the electrons present in an atom. It varies with the distance between nucleus and electron. बिटवीन रहेगा। It varies with the distance between. तो न्यूक्लियस डबल आया। बिल्कुल, वहां पे कुछ तो मिसिंग आ रहा था। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब किसी इस पॉइंट का मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जिस इलेक्ट्रॉन की हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वहां पे है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है वो अट्रैक्शन जो रहेगा वो अलग अलग रहता है वहां पे। तो डिस्टेंस पे वेरी करता है, तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बीच में कितना इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है वो। ये कांस्टेंट है SLATR, स्लेटर्स कांस्टेंट, जो कि साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे है। तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू? देखते हैं उसका वैल्यू क्या रहता है, बस वेट करो, इसका कैलकुलेशन देखें, इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बस 2 मिनट वेट करो, सारा कुछ क्लियर होगा यहाँ पे। अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द इफेक्ट इन विच कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, थ्योरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, कुछ तो पहले देख लेते हैं फिर कैलकुलेशन पे आते हैं यहाँ पे। द इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन sealed वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस या आउटर इलेक्ट्रॉन the effect in which inner electrons shield valence or outer electrons from the attraction to nucleus is called shielding effect, or screening effect, तो इसको कॉपी करो, आप समझते हैं फिर से यहाँ पे हम लोग। इसमें जो टर्म आ रहा है यहाँ पे है कि शील्डिंग इफेक्ट, ऊपर भी टर्म आ रहा था शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। द इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, कर लिया, यहाँ तक कॉपी कर ली सब लोग? नो सर। तो ठीक है, कॉपी नहीं की तो कर लोगे, इसमें हम लोग पीछे ही आते हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जो F1 F2 F3 आ रहा है यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनर इलेक्ट्रॉन।
ये क्या है तुम्हारा इनर इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को से प्रोटेक्ट। अट्रैक्शन से रोक रहा है। समझो क्लियरली यहाँ पे, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से रोक रहा है, दैट मीन्स ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से रोक रहा होता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक ये शील्ड की तरह काम कर रहा है बीच में, दोनों के बीच में, ये एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और जब एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है इनर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोल पाते हैं यहाँ पे है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल, जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा शील्ड करेगा, वही तुम लोग देख रहे थे यहाँ पे। और क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा शील्ड कर रहा था, इसका अट्रैक्शन कम हो पाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 कम हो पाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम किसमें हो रहा है F3 में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन दैट मींस ये ज्यादा शील्ड कर पाएगा। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। तो ठीक है, मैं देखते हैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट क्या आ रहा है, द इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड या स्क्रीन आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन से रोक रहा है, किसके साथ अट्रैक्शन से रोक रहा है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन से, क्योंकि वो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे है, जो कि क्या करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। शील्ड का मतलब क्या होता है, उसको रिपेल कर रहा है, अट्रैक्शन से रोक रहा है यहाँ पे है इनर इलेक्ट्रॉन। और जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो स्क्रीन या शील्ड का मतलब क्या है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, अट्रैक्शन से रोक रहा है। तो सर शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना। बिल्कुल, अगर शील्ड ज्यादा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा शील्ड करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अट्रैक्शन कम हो रहा है दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है उसका। तो ये बिल्कुल उस तरह के सोचना है। तो इसी के बेसिस पे नेम देते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग, और ये तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे स्लेटर कांस्टेंट। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? डन सर। डन सर। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है। अब कैलकुलेशन एक करना होता है यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर सिग्मा। स्ट्रिंग डालोगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा, और इसके लिए यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है मुझे, वैल्यूज ऑफ सिग्मा। क्योंकि सिग्मा पता चल जाता है मुझे जेड इफेक्टिव पता चल पाएगा, क्योंकि जेड तो पता होता है एटॉमिक नंबर सबके लिए। और वाइटल देख लो, एक मिनट, उसके बाद कॉपी करना स्टार्ट करो। और वाइटल n-1 n-2 n-3 S एंड P ऑर्बिटल हो, और इसमें क्या रहा D एंड F। इसमें जो वैल्यू रहा था तुम्हारा n के लिए 0.35 और n-1 के लिए 0.85 फिर 1, और D एंड F के लिए जो वैल्यू रहा था 0.35 1 1। बस ये टेबल तुम्हें ड्रॉ करना है यहाँ पर। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, कैसे अप्लाई करेंगे, बस तुम्हें सिंपली ड्रॉ करना है। S एंड P ऑर्बिटल n, n का मतलब क्या, ये आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। n-1 सेकेंड लास्ट सेल,
n-2 थर्ड लास्ट सेल और इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये क्या रहा तुम्हारा 1। तो इसको समझते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ना अगर यहाँ पे है और किसी भी एटम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सोडियम की बात करते हैं। अगर यहाँ पे इसके लिए तुम्हें कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और जो हम लोग जनरली यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है तुम्हारा 3s में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो जेड इफेक्टिव होगा वो निकालना है यहाँ पर हम लोगों को। इसके लिए पहले सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे है, अब देखोगे इसमें n का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें 3। आउटर मोस्ट सेल क्या है इसमें, थर्ड सेल। ये अगर n आ गया दैट मींस n-1 सेकेंड सेल कौन सा रहेगा इसमें, ये पूरा n-1। थर्ड सेल क्या हमारा आउटर मोस्ट सेल, दैट मींस को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, n-1। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें n-3 n-2 n-1 n-2। अब देखना यहाँ पे इसमें जो तुम्हारा 3s है जो n है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो टेस्ट ही करना है इस इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कितना हो रहा है इस न्यूक्लियस के साथ, सोडियम के न्यूक्लियस के साथ। तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा का वैल्यू। यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, बाकी के गलत चेक करता हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड सेल में जो कि किसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, एस और पी में, और एस और पी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो भी किस सेल में आ रहा है n-1। n-1 के लिए वैल्यू क्या था 0.85 और ये एस एंड पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। वो जो सिग्मा का वैल्यू रहेगा 0.85 +1 नहीं, देखोगे इसमें 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड सेल दैट मींस n-1 जो सेकेंड लास्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 8 प्लस। अब इसमें जो n1s2 है जो कि n-2 है, n-2 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है इसमें तुम्हारा 1 एस एंड पी के लिए 1 इंटू 2। ये कितना आ गया, कैलकुलेट करो इसको। तो कितना आ रहा वैल्यू यहाँ पे है, 9 नहीं आएगा, देखो कुछ कैलकुलेट करो उसको। 15.6 8.8 8.8 8.8 आ गया। अब जो फार्मूला था जेड इफेक्टिव का, तो जेड इफेक्टिव का फार्मूला, ये तो सिग्मा का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 8.8। मुझे जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव के लिए फार्मूला क्या था, जेड माइनस सिग्मा। और सोडियम के लिए जेड का वैल्यू 11 माइनस 8.8, ये वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2.2। ये तुम्हारा जेड इफेक्टिव आ गया। सोडियम एटम के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा उसके जेड इफेक्टिव आ रहा है 2.2। ये तुम्हारा सिग्मा का कैलकुलेशन इस तरीके से कर पाते हैं। और भी एग्जांपल देखेंगे इस तरह के तुम लोग पोटासियम का निकाल के बताओ। हाँ बताओ फिर से, पूछ रहे हो? नहीं सर, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दर्शन। अगर ये एग्जांपल सेम एग्जांपल मैं और के लिए बता रहा हूँ वहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए पोटासियम है, इसमें सिंपली बस एक ध्यान ये रखना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए चेक कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज करो या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो सेम है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वो तो निकालना ही है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इनर इलेक्ट्रॉन जो उसके लिए निकालना है कैलकुलेशन हम लोग। पोटासियम के लिए जो लोग समझ गए तो पोटासियम के लिए सिग्मा का वैल्यू निकाल के बताओ।
सर फॉर्मूला क्या था सिग्मा का? सिग्मा तो निकल गया ये, और इसका जेड इफेक्टिव का फार्मूला था ना यहाँ पे, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड हम लोगों को पता है, जेड क्या है सोडियम के लिए 11, और सिग्मा का वैल्यू मैंने निकाला था 8.8। तो सिग्मा के लिए कोई फार्मूला नहीं हो, तुम यहाँ से समझ पा रहे हैं इस टेबल पर, ये एक्सपेरिमेंटल है तुम्हारा, इसको याद रखना रहेगा तुम्हें, और इसी के बेसिस पे सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल की नहीं वैल्यू लेनी ना? नहीं, उसकी आउटर मोस्ट सेल का लेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए तुम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम न्यूक्लियस के साथ कितना होगा। इसको छोड़, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके लिए टेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ देना, बाकी सबके लिए लेना है जो इनर इलेक्ट्रॉन है। 3s2 4s1, ये तुम्हारा पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तब निकालो सिग्मा का वैल्यू क्या आ रहा है इसके लिए। ये तो तुम्हारा n का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा n-1, सेकेंड सेल n-2, और ये तुम्हारा क्या 7.2 कितना आ रहा है बताओ फिर से। अब तो कैलकुलेशन ही तो करना, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या करना है। नहीं, 7.2 नहीं आएगा। n-1, n-1 के लिए क्या वैल्यू तुम्हारा s एंड p में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। सर 21। एक मिनट वेट कर ले, देख लो यहाँ पे n-1 और s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए क्या था 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। n-2 या n-3 जो भी हो सबके लिए वैल्यू 1 ही रहता है, और s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। n-2 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 + 6 8, 8 इंटू 1 या 1 इंटू 8 जो भी लिखो यहाँ पे है, और फिर n-3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है तुम्हारा 2 इंटू 1 into 2 1 इंटू 2 लिख लो। अब ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 16.6। 16.6 या कुछ और 16.8 16.8, क्योंकि इसमें तो ये एडिशनल ऐड हो जाता है यहाँ पे। अब इसके लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा 19 माइनस 16.8 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2.2। एक और निकाल लो यहाँ पे रूबिडियम के लिए, इसी के जस्ट नीचे 37 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन में लिख दे रहा हूँ। अब इसके लिए पूरा ही लिखना पड़ेगा तुम्हें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। अब यहाँ पे 0.35 का यूज कब करते हैं तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट में 0.35 को यूज नहीं करना, तो इसी के लिए मैं बता रहा था ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए वो टेस्ट ही कर रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी का वो जेड इफेक्टिव निकाल रहा है, इसको यहाँ पे नहीं लेना था। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वो ले रहे हैं यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है। 0.35 का यूज कब आएगा तो देखेंगे अभी हम लोग। इसके लिए तुम्हें बताना है रूबिडियम के लिए जेड इफेक्टिव, या पहले सिग्मा बता दो फिर जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है वो बताना है। वहां पर सोचने का तरीका क्या है, ये 5s1 है, ये तुम्हारा n आ गया, और ये 4s2 4p6 ये तुम्हारा क्या फोर्थ सेल क्या आ गया तुम्हारा n-1। ये पूरा का पूरा क्या, बाकी इलेक्ट्रॉन पहले पता है कि 4s में जाता, बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने 3d को पहले लिखा है। ये क्या रहेगा यहाँ पे n-2 n-3 34.8 सिग्मा की वैल्यू। कितना आ रहा है फिर से बताओ 34.8। 4.88। सही आ रहा है।
थिंक अब कुछ क्लियर हो रहा है कैसे करना चाहिए। तो आउटर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर, इसलिए तो यहाँ पे टेस्ट ही करना है, इसको नहीं लेना है। 42.2 इसका भी n माइनस वन दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 0.8। n-1 के लिए क्या एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो 0.85 इंटू 8 प्लस 2.2 ही आंसर। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा 2.2 ही आएगा, सही है उसमें। 18 2 प्लस 6 प्लस 10 18 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा इसमें 34.8। इसके लिए भी जो सिग्मा का वैल्यू रहेगा तो ये जेड इफेक्टिव का, वो भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 37 माइनस 34.8 इक्वल टू 2.2। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन हमें निकालना है इस केस में। तो ये 2.2 आ रहा है। तो जब एक ग्रुप में देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ग्रुप वाइज याद हो तुम्हें कुछ एलिमेंट्स सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर लिथियम, तो अगर एक ग्रुप के लिए अगर देखोगे तो उसमें जो जेड इफेक्टिव रहता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, एस ब्लॉक के लिए 2.2 है। एस ब्लॉक के लिए 2.8 जो भी रहता है तुम्हारा कांस्टेंट रहता है वो तुम्हारा वहां पे। यहाँ पे कंक्लूजन ये लिखना है, यहाँ तो पहले कॉपी कर लो, जरूर नहीं कॉपी किए, कंक्लूजन मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में इन जनरल टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, क्या होता है टॉप टू बॉटम। इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव चार्ज लिख लो, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। थोड़ा बहुत अगर वेरी कर सकता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2.2 ही आ रहा है। कुछ ग्रुप में अगर कुछ वेरी भी करता है तो हम लोग फिर भी बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसी कंक्लूजन के लिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है, बट ये जो कंक्लूजन लिखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंक्लूजन, कि किसी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाएंगे उसमें जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जेड का वैल्यू जिस रेशियो में इंक्रीज करता है उसी सेम रेशियो से सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज जेड एंड सिग्मा increases with same unit, increases with same unit। जैसे जैसे जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल जो जेड इफेक्टिव होता है वो कांस्टेंट रहता है इसी ग्रुप में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो पहले कॉपी कर लो कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, इसको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किसी ग्रुप में, ग्रुप वाइज अगर बात करते हैं एलिमेंट का, उसमें क्या होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है। इसमें क्या पूछ रहे हो कि ऑर्गेनिक में सबका कुछ ना कुछ पैटर्न है, तो यहाँ पर भी सेम है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और इस कैलकुलेशन से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया जे मेन से एडवांस में। बट ये पॉइंट जो आ रहा था इसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन देख रहे थे यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। 1 minute। सब लोग कॉपी कर लो, कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन कर लें हम लोग यहाँ पे।
नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन के देखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम लोग पीरियड का एलिमेंट अगर ले लें सेम पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 2p2 में है, इसके लिए चेक करना है मुझे यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा n, आउटर मोस्ट से को क्या लिख रहा है वो n, और ये जो आ रहा है 1s, दैट मींस ये ला रहा था, इसको क्या लिख पाएंगे n-1। अब यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कितना है 4, बट 4 में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, उसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तुम्हारा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, जिसके के लिए जेड को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जब सिग्मा निकालेंगे हम लोग कार्बन के लिए, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें n का वैल्यू अब यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस केस में, 3 इंटू 0.35, जो कि n का वैल्यू आ रहा था सर एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 0.35 लेना क्योंकि ये n आ रहा है, आउटर मोस्ट के लिए आ रहा था यहाँ पे। लेकिन हम आउटर n तो मोस्ट पकड़ते इलेक्ट्रॉन ही को नहीं क्या है ना। कहते हैं फिर से बताओ सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा था ध्यान सुनोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, या उसको बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर का आ रहा है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेल में, सेकंड सेल में, तो जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना बचा यहाँ पे 3, 4 में से एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू 0.35, अब ये तुम्हारा n-1 आ गया और ये 1s2 आ रहा है। तो पूरे को n डिनोट करना तो गलत होगा ना फिर। हाँ बताओ। सो पूरे को n डिनोट करना तो गलत होगा ना, क्योंकि हम n की वैल्यू तो लेते ही नहीं। n का वैल्यू हम लोग किसको बोले, जो सेकंड सेल है वही तो आउटर मोस्ट सेल है, n किसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल को। यहाँ पे सिर्फ एक को नहीं ले रहे हैं ना, बाकी को तो ले रहे हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ करके बाकी को तो वो ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि 3 आ रहा है। सर हाँ बताओ। सर अगर बेरिलियम का देखा तो 2s2 आता है उसमें, तो एक को हटा के 1 लेना है फिर। बिल्कुल वहां पे 1 लेना है, वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, बाकी को ले लेना है वहां पे। तो 3 यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन जिसके लिए टेस्ट कर रहे हैं उसको छोड़ना है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इंटू 0.35, और इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n-1 के लिए क्या वैल्यू था 0.85। 0.85। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 2.75। 2.7 और ये वैल्यू जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, 3.25 ये क्या आ जाएगा 2.75, तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा 3.25। 3.2 इसी तरह तुम्हें नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन के लिए निकालो क्या आ रहा है, तो कन्फिगरेशन लिख दे रहा हूँ, और ऑप्शन के लिए भी निकालना है। यहाँ पे ये तुम्हारा n आ रहा है, ये n-1। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जो कि सेकंड ऑर्बिट है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, बट एक तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 इंटू 0.35, यहाँ पे 3 ले रहे थे, यहाँ पे 4 क्योंकि एक ही टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इंटू 0.85, ये कितना आ रहा है वैल्यू, करो कैलकुलेट करो उसको भी वहां पे है 3.90 बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, जितना भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना वहां पर।
इसलिए वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 10 होगा, ये सिग्मा 10 होगा 3.10, जेड तो ये इफेक्टिव 3.1 3.90। और ये जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा इसमें तुम्हारा 7 माइनस 3.1 3.9। 3.9 और लास्ट ऑप्शन के लिए क्या रहेगा सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे 6 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना जो कि टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 पॉइंट, क्योंकि ये n आ रहा है और ये n-1। ये वैल्यू कितना आ रहा है बताओ सब लोग। 3.4। 3 पॉइंट सिग्मा का वैल्यू 45। 3.45। 3.45। तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के लिए 8 रहा था जेड का वैल्यू 3.45। 4.55। 4.55। यहाँ पे कंक्लूजन देखना, ये कैलकुलेशन में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है तुम्हें, बट यहाँ पे जो कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, अब ये वैल्यू मुझे नहीं, बस ये टेबल तुम्हें याद रखना, ये वैल्यू कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बस ये एन के लिए जो वैल्यू है तुम्हें ये दो टेबल है ये सिंपली याद रखना है यहाँ पे। ये 0.35 कैसे आया, 0.85 कैसे आया, ये नहीं देखना है अपने को, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल के दिया गया है, इसी टेबल के बेसिस पे लोग बाकी सिग्मा का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या जा रहा है इसमें 4.55। तो जब देख रहे हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या आगे तुम्हारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो उसमें जो तुम्हारा जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसमें 3.25, 3.9, 4.5, फ्लोरीन के लिए निकालोगे तो और भी ज्यादा रहेगा वहां पे। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है, इन अ पीरियड, जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज एज लिख हो गया, because Z increases, sigma increases, not in same ratio, not in same unit. इंक्रीज तो इसमें भी जेड भी कर रहा है, सिग्मा भी कर रहा है, बट वो सेम यूनिट में इंक्रीज नहीं करता, जिसके चलते ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो कंक्लूजन जो तुम्हें याद रखना है कि जब किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, जबकि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, इन अ पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव क्या होता है तुम्हारा इंक्रीज करता है। बस ये कंक्लूजन याद रखना जो कि मैंने कैलकुलेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल यहाँ पे कंक्लूजन को वापस repeat कर दोगे? देखना यहाँ पे है कंक्लूजन जो यहाँ पे है कि इन पीरियड जेड इफेक्टिव क्या रहा है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 3.25, 3.9, 4.55, तो जेड भी इंक्रीज करता है यहाँ पे 6, 7, 8, और इवन यहाँ पे जो तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या रहा था तुम्हारा 2.75, सही है 2.75, 3.1 और इसमें तुम्हारा 3.45, तो जेड वो भी भी बढ़ इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है, बट वो सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं करता है, दैट मींस ये कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज ही कर रहा होता है, जो कि कैलकुलेशन से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये आ रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही दो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
तो एक एग्जांपल भी अगर लें हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल एक एग्जांपल N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। यहाँ पे तुम्हें बताना है कि जो जेड इफेक्टिव है वो किस केस में ज्यादा होगा। नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपली सोचना यहाँ पे कि N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। यहाँ पे तीनों केस में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, F माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 नहीं, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F 10 माइनस। इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में कितना होता है 9, एक नेगेटिव चार्ज है दैट मींस 10। O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8+2 10 10 और N3 माइनस में 10 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो सब में यहाँ जेड इफेक्टिव सेम हो। नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट यहाँ पे प्रोटॉन वेरी कर रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है 7, यहाँ पे प्रोटॉन 8 आ रहा है और यहाँ पे प्रोटॉन 9 आ रहा है। तो अब यहाँ पे सोचने का तरीका ये है, ध्यान से देखोगे इसमें, ये जो न्यूक्लियस है N3 माइनस के केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग ऑर्बिट में होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और ये अलग अलग ऑर्बिट में क्या आ रहा होगा 10 इलेक्ट्रॉन। मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। O2 माइनस की बात करें यहाँ पे है, इसमें भी 8 प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी सेम है, अलग अलग ऑर्बिट में होगा। और F माइनस में F माइनस में क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 10 जो कि अलग अलग ऑर्बिट में होगा। यहाँ पे सिंपली तुम्हें सोच के बताना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा सब में सेम है, तो प्रोटॉन वेरी कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें जो प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नाइट्रोजन ऑप्शन फ्लोरीन में से किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। देखोगे इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ, तो फ्लोरीन में होगा ना। क्लोरीन में ज्यादा होगा। सही है बिल्कुल, फ्लोरीन में ज्यादा रहेगा यहाँ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्लोरीन का ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वही तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर दिया गया है। तो जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, वो क्या होगा सबसे ज्यादा F माइनस। जेड इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म यूज करो या फिर जेड इफेक्टिव, तो सबसे ज्यादा किस में रहा था तुम्हारा F माइनस, देन O2 माइनस, देन N3 माइनस। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट हो बताओ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन वेरी कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन सेम और प्रोटॉन वेरी करे, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। कोई डाउट किन्हीं को तो अभी पूछो यहाँ पे है, बाकी ये पॉइंट का एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी ये जेड इफेक्टिव आ रहा था। बाकी कुछ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एटॉमिक साइज और भी बाकी फैक्टर आता है, आयोनाइज एनर्जी, तो वहाँ पे फिर से जेड इफेक्टिव आएगा, तो वहाँ पे फिर और भी समझ पाएंगे इसका क्या एप्लीकेशन है। सर अगर प्रोटॉन सेम होते और न्यूट्रॉन अलग अलग होते, ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते वो ज्यादा ये होता ना जेड इफेक्टिव। बिल्कुल वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अगर प्रोटॉन अगर सेम आ रहा है, तो प्रोटॉन अगर सेम आ रहा है उस केस में जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वहाँ पर देख मैंने सबसे स्टार्टिंग केस किया था, इसमें सब में प्रोटॉन सेम मैंने इलेक्ट्रॉन रखा। ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे ना। देखो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल था 11 प्रोटॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे 7, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन आ गया।
तो तुम्हारा जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है उसका जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे सबको? यहाँ पे अगर Yes, कम sir. इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन सेम है सब में, जिसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना। बिल्कुल, इनर इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन का। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक छोटा है मतलब एक टर्म है सिर्फ टिपिकल एलिमेंट्स एक यहाँ पे यूज किया जाता है कभी कभी। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ तक कॉपी कर ली सब लोग? आंसर 1 minute. तो देखिए पहले तो ये बताओ कि अगर किन्हीं को अगर 2+2 सिर्फ सिखाया जाए वो तो सबको पता रहेगा कि 4 रहेगा, लाइक रेंडम सा यहाँ पे है। तो कोई भी चीज अगर आसान चीज बताया जाए जो कि ऑलरेडी पता है तो मैं उसमें फिर जानने में कोई मजा नहीं है। कुछ ऐसा चीज अगर सीखो जो कि कुछ नया रहे, कुछ इंटरेस्ट, कुछ उसमें लगाना पड़ेगा तुम्हें, वहां पे माइंड पे प्रेशर डालना पड़ेगा, तभी तो कुछ नया चीज सीख पाओगे। अब पता चला कुछ नया चीज सीख रहे हैं, कुछ टफ थोड़ा आ गया उसमें, बिना कंक्लूजन तक पहुंचे उसको बीच में से स्किप कर दिए तो फिर चीजें कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। कुछ चीज अगर नया चीज है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग भी रहा है, बट वो जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसका कंक्लूजन क्या है तो फिर अपने आप क्लियर हो जाता है वहां पे। इसलिए जब भी अटेंड करो तो पूरा लेक्चर अटेंड करो, ऐसा नहीं कि सर 10 मिनट पहले स्किप कर गए, हो सकता है कुछ 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाए वहां पे। तो ये सारी चीज सब लोगों को ध्यान रखना है। तो ठीक है, कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. यस सर। तो ठीक है, एक टर्म है इसमें टिपिकल एलिमेंट, बस एक टर्म है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। टिपिकल एलिमेंट यहाँ पे लिख लोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबल गैस, दैट मीन्स आर्गन। तो उसी का पॉइंट। टिपिकल नहीं, उसमें से नहीं है बिल्कुल, ये अलग पॉइंट, बस एक टर्म है टिपिकल पॉइंट, टिपिकल एलिमेंट। वो जेड इफेक्टिव का पॉइंट्स नहीं है ये। जेड इफेक्टिव जो लोग पढ़ा रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वहीं तक था। एक ये बस टर्म कहीं कहीं यूज किया था कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है, इसलिए पॉइंट है यहाँ पे। थर्ड ग्रेड एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट, आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। आर कॉल्ड सर आर्गन को छोड़ के ना। बिल्कुल, आर्गन को छोड़ करके एक्सेप्ट नोबल गैस। इसमें एग्जांपल का लिख लो, यहाँ पे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसी को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। अब इसका एक वैसे कोई रीजन है, बट थोड़ा ध्यान रखोगे यहाँ पे किसको टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को। क्योंकि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी अपने ग्रुप, इसी ग्रुप का रहता है यहाँ पे। क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा ऊपर जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके जस्ट ऊपर का जो एलिमेंट है तो उसका जो प्रॉपर्टी रहता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का जो एलिमेंट्स होगा उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, जबकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट ही रहता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ से वहां पर। तो थर्ड पीरियड से एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज फोर्थ फिफ्थ का मैच करता है, इसलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि उसी का प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टीज फोर्थ फिफ्थ भी फॉलो करता है, जबकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज को करता है। कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करता है बट फिर भी बाकी से थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड वाले से
डिफरेंट ही रहता है सेकंड पीरियड का। तो यहाँ से सेम होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिपिकल एलिमेंट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एलिमेंट, ये तुम्हारा क्या आ रहा है 7 टिपिकल एलिमेंट। एक वर्ड और है उसको भी देख लोगे, यहाँ पे है, देख रहा था इसमें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, एक लाइन है इसमें लिख लोगे, इसमें द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताओगे? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 238। एटॉमिक नंबर नॉट मास। 92। 92 एटॉमिक नंबर क्या होता है यूरेनियम का? 92। तो 92 के बाद जो एलिमेंट्स है, दैट मींस यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स है उसको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। सर मतलब यूरेनियम छोड़ के ना? हम बिल्कुल यूरेनियम छोड़ करते हैं। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, ये तो खुद यूरेनियम है ही, इसके बाद जो एलिमेंट्स होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये दोनों सिर्फ टर्म है, उसको बस याद रखना है, यहाँ कुछ नया नहीं है इसमें। तो ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। और तुम्हारा वैसे कल इवनिंग में मतलब लास्ट स्लॉट, कल कोई लेक्चर नहीं है, बट मैं देख लेता हूँ, मैं कल फ्री रहूंगा आफ्टरनून, हो सकता है कि मैसेज करके कल लास्ट स्लॉट भी तुम्हारा रहे लेक्चर उसमें। तो जब मैं मैसेज करूंगा तभी लेक्चर होगा, अगर मैसेज नहीं करता हूँ तो कोई लेक्चर नहीं रहेगा। में जरूरत पड़ेगी क्या इन एलिमेंट्स की? नहीं, इसमें जरूरत नहीं पड़ता, बस एक टर्म एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ऐसा वर्ड आ जाती है, नहीं पता चले कि सर क्या नया वर्ड आ गया, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ता यूरेनियम के बाद। टिपिकल एलिमेंट्स भी कभी कभी दे दिया था, ये भी बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बट ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गेट। तो ठीक है, तो कॉपी कर लो यहाँ तक, आगे बात आगे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। शिवानंद, अभी अभी एनसीईआरटी नहीं करनी है, जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पीरियड टेबल, तो उसके बाद फिर देख लो, उसके क्वेश्चन लगा सकते हो वहाँ पर, क्योंकि जब तुम बुकलेट का क्वेश्चन डिफिकल्टी लगा लोगे फिर अपने आप तुम्हारा एनसीईआरटी भी हो जाएगा। बट फिर भी अगर चाहते हो, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसको भी एक बार रीड भी कर लोगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पे सेशन एंड करता हूँ अभी। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू। बाय।